हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस स्वतंत्र भारत में राजनीति पुस्तक का अध्याय नंबर 2 एक दल के प्रभुत्व का दौर के प्रश्न और उत्तर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सही विकल्प को चुनकर खाली जगह भरें। तो का है 1952 के पहले आम चुनाव में लोकसभा के साथ साथ रिक्त स्थान के लिए भी चुनाव कराए गए। इसका उत्तर है राज्य विधानसभा। खा है रिक्त स्थान लोकसभा के पहले आम चुनाव में 16 सीटें जीतकर दूसरे स्थान पर रही। इसका उत्तर है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। गा स्वतंत्र पार्टी का एक निर्देशक सिद्धांत था। इसका उत्तर है राज्य के नियंत्रण से मुक्त अर्थव्यवस्था। ये रिक्त स्थान यहाँ पर भरकर लिखे हुए हैं, आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ दो सूचियाँ दी गई हैं। पहले में नेताओं के नाम दर्ज हैं, दूसरे में दलों के। दोनों सूचियों में मेल बैठाइए। यहाँ पर मेल बैठा हुआ है, आप इसको लिख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एकल पार्टी के प्रभुत्व के बारे में यहाँ 4 बयान लिखे गए हैं। प्रत्येक के आगे सही या गलत का चिन्ह लगाएं। का विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव एकल पार्टी प्रभुत्व का कारण था। ये एकदम सही है। खा जनमत की कमजोरी के कारण एक पार्टी का प्रभुत्व कायम हुआ। ये गलत है। गा एकल की कमजोरी के कारण एक पार्टी का प्रभुत्व कायम हुआ। ये सही है। घा एकल पार्टी प्रभुत्व से देश में लोकतांत्रिक आदर्शों के अभाव की झलक मिलती है। ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर पहले आम चुनाव के बाद भारतीय जनसंघ अथवा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी होती तो किन मामलों में इस सरकार ने अलग नीति अपनाई होती। इन दोनों दलों द्वारा अपनाई गई नीतियों के बीच 3 अंतरों का उल्लेख करें। उत्तर, यदि भारतीय जनसंघ की सरकार बनी होती तो 1. हिंदी राष्ट्रभाषा बनाने की मान्यता रखती। 2. सांस्कृतिक और धार्मिक अल्पसंख्यकों को रियायतें देने का विरोध करती। 3. भारत को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने की ओर प्रयत्न करती। यदि कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी होती तो 1. मजदूरों तथा किसानों के हितों का समर्थन करती। 2. जम्मू कश्मीर को धारा 370 के अनुसार विशेष स्थिति प्राप्त है, पार्टी इसको खत्म करने का प्रयास करती। 3. काम का अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल करती। क्वेश्चन नंबर 5, किन अर्थों में एक विचारधारात्मक गठबंधन थी। कांग्रेस में मौजूद विभिन्न विचारधारात्मक उपस्थितियों का उल्लेख करें। उत्तर, कांग्रेस एक विचारधारात्मक गठबंधन थी क्योंकि कांग्रेस में ऐसे बहुत व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह थे जो अपनी पहचान को कांग्रेस के साथ मिला नहीं पाए तथा अपने अपने विचारों एवं मूल्यों को मानते हुए भी कांग्रेस में बने रही। कांग्रेस में नरमपंथी, गरमपंथी, दक्षिणीपंथी, वामपंथी, क्रांतिकारी और शांतिवादी तथा कंजर्वेटिव एवं रेडिकल जैसे विचारधारात्मक गठबंधन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या एकल पार्टी प्रभुत्व की प्रणाली का भारतीय राजनीति के लोकतांत्रिक चरित्र पर खराब असर हुआ। इसका उत्तर है, इस कथन में सच्चाई है कि एकल पार्टी प्रभुत्व की प्रणाली का भारतीय राजनीति के लोकतांत्रिक चरित्र पर खराब असर हुआ क्योंकि इस कारण कोई भी अन्य विचारधारात्मक गठबंधन या पार्टी उभरकर सामने नहीं आ पाई तथा मतदाताओं के पास भी कांग्रेस को समर्थन देने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत और मेक्सिको दोनों में एक खास समय तक एक पार्टी का प्रभुत्व रहा। बताएं कि मेक्सिको में स्थापित एक पार्टी का प्रभुत्व कैसे भारत के एक पार्टी के प्रभुत्व से अलग था। उत्तर, भारत और मेक्सिको में दोनों देशों में एक खास समय में एक ही दल का प्रभुत्व था, परंतु दोनों देशों में एक दल के प्रभुत्व के स्वरूप में मौलिक अंतर था। जहां भारत में लोकतांत्रिक आधार पर एक दल
का प्रभुत्व कायम था, वहीं मेक्सिको में एक दल की तानाशाही पाई जाती है तथा लोगों को अपने रखने का अधिकार नहीं था। क्वेश्चन 9 है, भारत का एक राजनीतिक नक्शा लीजिए जिसमें राज्यों की सीमाएं दिखाई गई हों और उनमें निम्नलिखित को चिह्नित कीजिए। का ऐसे दो राज्य जहां 1952 से 67 के दौरान कांग्रेस सत्ता में नहीं थी। खा दो ऐसे राज्य जहां इस पूरी अवधि में कांग्रेस सत्ता में रही हो। इस क्वेश्चन को हम किसी दूसरे वीडियो में नक्शे के द्वारा आपके लिए समझा देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित अवतरण को पढ़कर इसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कांग्रेस के संगठनकर्ता पटेल कांग्रेस को दूसरे राजनीतिक समूह से निसंग रखकर उसे एक सर्वांगक्षम तथा अनुसूचित राजनीतिक पार्टी बनाना चाहते थे। वे चाहते थे कि कांग्रेस को समेटकर चलने वाला स्वभाव छोड़े और अनुसूचित काडर से युक्त एक शगुफित पार्टी के रूप में उभरे। यथार्थवादी होने के कारण पटेल व्यापकता की जगह अनुशासन को ज़्यादा तरजीह देते थे। अगर आंदोलन को चलाते चले जाने के बारे में गांधी जी के ख्याल हद से ज़्यादा रोमानी थे तो कांग्रेस को किसी एक विचारधारा पर चलने वाले अनुशासित तथा धुरंधर राजनीतिक पार्टी के रूप में बदलने की पटेल की धारणा भी तरह कांग्रेस की उस सामान्यवादी भूमिका को पकड़ पाने में चुकी गई जिसे कांग्रेस को आने वाले दशकों में निभाना था। का लेखक क्यों सोच रहा है कि कांग्रेस को सर्वांगक्षम तथा अनुशासित पार्टी नहीं होना चाहिए। तो का उत्तर है, लेखक का यह विचार है कि कांग्रेस को एक सर्वांगक्षम तथा अनुशासित पार्टी नहीं होनी चाहिए क्योंकि एक अनुशासित पार्टी में किसी विवादित विषय पर स्वस्थ विचार विमर्श संभव नहीं हो पाता जो कि देश एवं लोकतंत्र के लिए अच्छा होता है। लेखक का यह विचार है कि कांग्रेस पार्टी में सभी धर्मों, जातियों एवं विचारधाराओं के नेता शामिल हैं। उन्हें अपनी बात कहने का पूरा हक है। तभी देश का वास्तविक लोकतंत्र उभर कर सामने आएगा। इसलिए लेखक कहता है कि कांग्रेस पार्टी को सर्वांगक्षम अनुशासित पार्टी नहीं होना चाहिए। शुरुआती सैलून में कांग्रेस द्वारा निभाई गई समन्वयवादी भूमिका के कुछ उदाहरण दीजिए। का उत्तर है, कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में हुई। अपने शुरुआती वर्षों में इस पार्टी ने कई विषयों में महत्वपूर्ण समन्वयकारी भूमिका निभाई। इस पार्टी ने देश के नागरिकों एवं ब्रिटिश सरकार के मध्य एक कड़ी का कार्य किया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपके सभी दोस्तों को कुछ एक दल के प्रभुत्व का दौर के बारे में नॉलेज हो सके। अगर वीडियो में जो भी गलती हुई है उसके लिए सॉरी। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।